भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसने यहाँ का नक्शा ही बदल कर रख दिया। नाम था दिल्ली सल्तनत। ये वो दौर था जो सोचिए पूरे 320 सालों तक चला और इस दौरान 5 अलग-अलग राजवंशों ने हुकूमत की। तो चलिए इस विशाल और सच कहें तो काफी उलझे हुए दौर की कहानी को थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 320 साल, ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है ना? इस लंबे, बहुत लंबे दौर ने भारतीय उपमहाद्वीप पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि यहाँ की राजनीति, समाज और संस्कृति सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और देखिए, इन 3200 सालों में कोई एक हुकूमत नहीं थी। एक के बाद एक कुल मिलाकर पांच अलग अलग वंशों ने दिल्ली की गद्दी संभाली। पहले गुलाम, फिर खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी। और मजे की बात यह है कि हर वंश अपनी एक अलग ही कहानी, अपनी एक अलग विरासत लेकर आया। तो ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे साम्राज्य के बनने, अपने शिखर पर पहुंचने और फिर धीरे धीरे बिखर जाने की एक पूरी दास्तान है। एक कहानी है बुनियाद की, बुलंदी की और बिखराव की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। अब इसका नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? गुलाम वंश, पर इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। इसकी नींव रखने वाले सुल्तान असल में कभी गुलाम हुआ करते थे। ये वो जबरदस्त मिलिट्री कमांडर्स थे जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर सत्ता हासिल की। देखिए, नींव तो रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, लेकिन सल्तनत को जो असल मजबूती दी ना, वो थे इल्तुतमिश। और फिर इतिहास ने एक बहुत ही अनोखी करवट ली। रज़िया सुल्तान आई, दिल्ली की पहली और अकेली महिला शासक। और इस वंश के आखिर में आए बलबन, जिन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ बिल्कुल लोहे जैसी मजबूत कर ली थी। अब सोचिए, इतनी बड़ी सल्तनत को चलाना है तो सिस्टम भी तो तगड़ा चाहिए। इल्तुतमिश ने एक बहुत ही क्लेवर तरीका निकाला, एकता प्रणाली। सिस्टम बड़ा सिंपल था। अपने अधिकारियों को कैश सैलरी देने की बजाय उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसे कहते थे एकता। अब वो अधिकारी उसी जमीन से टैक्स वसूलते और उसी से अपनी सेना का सारा खर्च उठाते। ये सिस्टम सल्तनत की, आप कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रीढ़ की हड्डी बन गया। अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने एक और काम किया। उसने 40 वफादार तुर्की गुलाम सरदारों का एक ग्रुप बनाया। इसे तुर्काने चिहालगानी या आम भाषा में चालीसा कहते थे। मकसद सीधा था, सुल्तान को सपोर्ट करना। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इल्तुतमिश के बाद यही ग्रुप इतना पावरफुल हो गया कि वो खुद किंग मेकर बन बैठा। मतलब वो तय करने लगा कि कौन सुल्तान बनेगा और कौन हटेगा। जिसे वफादारी के लिए बनाया था, वही सबसे बड़ा खतरा बन गया। अब इस बिगड़ती हुई हालत को ठीक करने के लिए आए बलबन, जो मजे की बात है खुद कभी इसी चालीसा ग्रुप का हिस्सा थे। उन्होंने एक क्लासिक पॉलिटिकल मूव चली। उन्होंने सुल्तान के पद को इन सब सरदारों से बहुत ऊपर, सवालों से परे रखने के लिए एक ऐलान किया। खुद को जिल्ले इलाही घोषित कर दिया, मतलब धरती पर ईश्वर की परछाई। ये एक ब्रिलियंट तरीका था अपनी सत्ता को डिवाइन बताकर उस चालीसा गुट को खत्म करने का, जो अब सुल्तान के लिए ही सिरदर्द बन चुका था। गुलाम वंश के बाद आता है वो दौर जब सल्तनत अपनी ताकत के बिल्कुल शिखर पर पहुंच गई। ये था खिलजी वंश का दौर। और जब हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा, जिसका एम्बिशन, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अब अलाउद्दीन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तरफ से मंगोल बार बार हमले कर रहे थे, उनसे सल्तनत को बचाना था। दूसरी तरफ उसे अपना साम्राज्य भी फैलाना था। इन दोनों कामों के लिए क्या चाहिए? एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी, सल्तनत के इतिहास की सबसे बड़ी सेना। लेकिन सवाल यह था कि इतनी बड़ी फौज का खर्चा आएगा कहां से? पैसा कहां से आएगा? अलाउद्दीन ने इसका जवाब एक 3 पॉइंट प्लान में दिया। पहला, टैक्स रिफॉर्म्स। उसने जमीन का टैक्स सीधे सीधे बढ़ाकर पैदावार का 50% कर दिया, सीधा आधा हिस्सा। दूसरा, मार्केट पर कड़ा कंट्रोल। उसने हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया। क्यों? ताकि सैनिकों को कम सैलरी में भी अपना गुजारा करने लायक सामान आराम से मिल सके। और तीसरा, मिलिट्री रिफॉर्म्स। उसने दाग और हुलिया सिस्टम शुरू किया, मतलब घोड़ों पर निशान लगाना और सैनिकों का पूरा ब्यौरा रखना ताकि कोई घपला ना हो सके। और ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई थीं, एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। और वो अपनी पॉलिसीज को लागू करने में कितना सख्त था, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए।
अगर कोई व्यापारी वजन कम तौलता था तो सजा ये थी कि उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। जी हाँ, ये दिखाता है कि अलाउद्दीन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकता था। खिलजी वंश के बाद सल्तनत में एक नया दौर शुरू हुआ, तुगलक वंश का। और ये दौर था बड़ी बड़ी सोच का और उतनी ही बड़ी गलतियों का। एक ऐसा वक्त जब सुल्तानों के पास ब्रिलियंट आइडियाज तो थे, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गए। इस वंश के 2 सबसे बड़े सुल्तानों को देखें तो उनमें जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, अ विजनरी फेलियर, एक ऐसा शासक जिसके पास कमाल के आइडियाज थे, पर वो सब के सब नाकाम हुए। और दूसरी तरफ था फिरोज शाह तुगलक, द कॉशियस स्टेबलाइजर, जिसने बहुत सावधानी से धीरे धीरे सल्तनत में स्थिरता लाने की कोशिश की। मोहम्मद बिन तुगलक की नाकामियों की लिस्ट तो काफी लंबी है। सोचिए, उसने दुआब इलाके में टैक्स ठीक उस वक्त बढ़ाया जब वहां अकाल पड़ा हुआ था। फिर उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी, हजारों लोगों को जबरदस्ती वहां ले गया और फिर फैसला बदल के सबको वापस ले आया। उसने टोकन करेंसी शुरू की, लेकिन इतनी ज्यादा जाली करेंसी बन गई कि पूरी इकोनॉमी ही बैठ गई। शायद उसके आइडियाज अपने वक्त से बहुत आगे थे, पर उन्हें लागू करने का तरीका वो बिल्कुल गलत था। इस सारी उथल-पुथल के बाद फिरोज शाह तुगलक ने चीजों को संभालने की कोशिश की। उसने कई अच्छे काम किए, नहरें बनवाईं, शहर बसाए, अस्पताल खोले। लेकिन उसकी विरासत के 2 पहलू हैं। एक तरफ लोक कल्याण के काम थे, जिसने सल्तनत को स्टेबलाइज किया, तो दूसरी तरफ उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स फिर से लगा दिया और गुलामी की प्रथा को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया कि वो आगे चलकर सल्तनत पर ही एक बहुत बड़ा बोझ बन गई। तुगलकों के बाद सल्तनत धीरे धीरे कमजोरी और पतन के एक लंबे दौर में दाखिल हो गई। पहले सैयद आए और फिर लोधी वंश। इन दोनों ही दौर में जो दिल्ली की सेंट्रल अथॉरिटी थी वो लगातार कमजोर होती चली गई और इसी कमजोरी ने सल्तनत के अंत की जमीन तैयार कर दी। लेकिन सल्तनत की कमर तोड़ने वाला जो सबसे बड़ा झटका था वो लगा 1398 में, तैमूर का हमला। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक तबाही थी। दिल्ली को बुरी तरह लूटा गया, कत्ले-आम मचाया गया। इस एक हमले ने दिल्ली सल्तनत की सेंट्रल पावर को लगभग खत्म ही कर दिया था। सल्तनत का जो आखिरी वंश था वो था लोधी वंश। ये दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत बाहर से नहीं अंदर से ही थी। उनका शासन अपने ही अफगान सरदारों के अंदरूनी झगड़ों और विद्रोहों की वजह से बहुत कमजोर था, और इसी आपसी फूट ने एक बाहरी ताकत के लिए दरवाजा खोल दिया। और फिर आया वो दिन जिसने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। साल था 1526 और जगह थी पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई। ये वो फैसलाकुन जंग थी जिसने 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत किया और भारत में एक नए साम्राज्य की नींव रखी। अब जरा इस जंग का हिसाब किताब देखिए। एक तरफ थी इब्राहिम लोधी की विशाल सेना, बहुत बड़ी। दूसरी तरफ था काबुल का शासक बाबर, जिसकी सेना बहुत छोटी थी। लेकिन बाबर के पास 2 ऐसी चीजें थीं जो लोधी के पास नहीं थी। पहली, एडवांस टेक्नोलॉजी यानी तोपें, और दूसरी एक बेहतर युद्ध नीति जिसे तुलुगमा कहते थे। इसमें सेना के कुछ हिस्से घूमकर दुश्मन को किनारों से घेर लेते थे, और नतीजा, बाबर की छोटी सी सेना ने अपनी तोपों और इस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी के दम पर लोधी की विशाल सेना को हरा दिया। तो 320 साल, 5 राजवंश और अनगिनत शासक, इस सब के बाद आखिर इस सल्तनत की विरासत क्या बची? इसका हमारे इतिहास पर, हमारी जमीन पर क्या असर पड़ा? देखिए, सल्तनत की विरासत बहुत गहरी और कई परतों वाली है। इसने आर्ट और आर्किटेक्चर में एक नई इंडो इस्लामिक संस्कृति को जन्म दिया। इसने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क तैयार किया जिसका असर बाद के मुगल जैसे साम्राज्यों पर भी पड़ा। इसने एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम की नींव रखी, एक ऐसा मॉडल जिस पर चलकर ही मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने भारत में तुर्क अफगान मौजूदगी को परमानेंट बना दिया। तो कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत ने मध्यकालीन भारत का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।